हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। आज की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं अपने इस चैनल पर, जो कि जल्द ही आपको एक दूसरे चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच में मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसके अंतर्गत दोस्तों आज की क्लास में आपको मिलेंगे दीक्षा ऐप पर चलने वाले निष्ठा मॉड्यूल नंबर 10 के सभी प्रश्नोत्तरी के क्वेश्चन, आंसर और गतिविधियां। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे और कम से कम समय में आंसर करेंगे। सभी शिक्षकों को ये निष्ठा मॉड्यूल को हल करना होता है, इसके आंसर्स बताने होते हैं। तो आपको पता होगा इसकी लास्ट डेट जो है वो 15 दिसंबर है, मॉड्यूल नंबर 10, 11 और 12 की। तो ये मॉड्यूल्स आपको कंप्लीट करने हैं, इनके आंसर्स आपको देने हैं और इसका स्क्रीनशॉट आपको भेजना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और आपको सभी क्वेश्चंस को समझते हुए आंसर करते रहना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और कौन सरकार चलाता है? तो आपको पता होगा दोस्तों, राजतंत्र की बात की गई है। राजतंत्र का मतलब होता है राजशाही प्रक्रिया, यानी कि यहाँ पर आपका कौन होता है, राजा या रानी होता है। प्रजातंत्र में आपके चुने जाते हैं, चुने हुए लोग प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन राजतंत्र में क्या होता है, राजा और रानी होते हैं। ये आपका मॉड्यूल नंबर 10 है। अगर आपको पसंद आएगा तो अगली बार से आपको सबसे पहले सटीक आंसर देना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि काफी साथी लोग जुड़े हुए थे जो पहले से अब शिक्षक बन चुके हैं और उन सभी को ये मॉड्यूल कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से आपको कथन चूज करना है। अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। देशांतर रेखाओं को समांतर रेखा भी कहा जाता है। देशांतर की सभी रेखाएं लंबाई में भिन्न होती हैं। अक्षांश रेखाओं को मेरिडियन कहा जाता है। तो ये आपके तीनों गलत दिए गए हैं। पहला नंबर ऑप्शन जो दिया गया है, अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से कैसी होती हैं, छोटी होती हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसने अभी तक आगे के 11 और 12 मॉड्यूल ना किए हों, इनके आंसर्स ना देखे हों, वो लोग भी इस वीडियो को देख करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन, एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है? एक ग्लोब के बारे में कौन सा बयान गलत दिया गया है? तो आपको बता दें, पढ़िएगा जल्दी से। ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। स्पर्श ग्लोब विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्लोब पृथ्वी पर एक मॉडल है, या फिर एक ग्लोब की विशेषता में अक्षांश देशांतर है। तो इसमें आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। ये आपका कथन सही नहीं दिया गया है, बल्कि बिल्कुल सही, जिस आधार पर हमारी पृथ्वी है उसको ही एक कह सकते हैं हम लोग मानचित्रात्मक रूप में रखना ही ग्लोब कहलाता है, जो कि आपके सामने प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं? साहित्यिक स्रोत का मतलब जिनसे कि हम पुरानी चीजों के, पुराने ग्रंथों के बारे में जानते हैं, पुराना जो कुछ भी अब तक घटित हुआ है उसके बारे में जानते हैं, अपने साहित्य के बारे में जानते हैं। वो आपके महाकाव्य हो, पुराण हो या फिर स्मृतियां हो, ये आपके साहित्यिक स्रोत कहे जाते हैं, जो साहित्य से जुड़े हुए हैं, जो किसी प्रकार से रचनात्मक रूप में लिखे गए हों। बाकी तीनों चीजें जो आपकी दी गई हैं, ये साहित्यिक स्रोत ना होकर के आपके पुरातत्व स्रोत हो सकते हैं, लेकिन जब साहित्य की बात हो जाएगी तो आपको इनको बस याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? बहसों का आयोजन, व्याख्यान विधि का उपयोग, ड्रा लिखें और चर्चा करें, या फिर पाठ्य पुस्तक को जोर से पढ़ना। तो दोस्तों, विभिन्न आजीविकाओं की जब बात की जाएगी, अलग अलग जीवन की बात की जाएगी, तो वहां पर हम क्या करेंगे, ड्रॉ लिखेंगे, यानी कि अलग अलग पर्चियां बनाएंगे, फिर उनमें जो पर्ची निकल कर आएगी उस पर चर्चा करेंगे। तो यहां पर आपका थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपको मैच करना था कॉलम ए को कॉलम बी से। ऊपर आपने देखा होगा पांडुलिपि वाला जो क्वेश्चन था, उसमें ही आपको चूज करना है यहाँ पर सही विकल्प। तो यहाँ पर आपका पहले नंबर का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी आपको दोबारा से ऊपर चल करके उसके बारे में क्लास के एंड में बता देंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या होता है? सामाजिक विषय की क्लास के अंतर्गत मॉक संसद, यानी कि संसद का एक नमूना, एक उदाहरण प्रस्तुत करके जो मॉक संसद चलाई जाती है, बच्चों को ला करके चलाई जाती है, इसका उद्देश्य क्या
क्या है, राजनीतिक विज्ञान की अवधारणाओं को याद रखना, राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना, स्कूल के लिए धन जुटाना या फिर कक्षा में छात्रों के व्यवहार का आकलन करना। तो यहाँ पर आपका सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, राजनीतिक संस्थाओं का जो कामकाज होते, जो कार्य होते हैं, उनको समझना और विकसित करना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में किसको जाना जाता है? दक्षिणी अक्षांश की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा मकर रेखा। जो नीचे की तरफ की हमारी रेखा होती है 23.5 डिग्री की रेखा जो होती है, इसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को तुरंत टिक करते रहिएगा साथ में ही, और पूरे 10 में से 10 अंक लेकर के आइएगा। आगे की वीडियोस के लिए कमेंट जरूर कर दें दोस्तों, बहुत ही मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, पूरी आपकी तैयारी करा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, तो सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्यों को, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार के नजरिए का ज्ञान करने में, उच्च स्तर पर इन विषयों का अध्ययन करने के लिए तैयार होना, या फिर पाठ्य पुस्तक में व्यक्त किए गए विचारों को जानने, उनका पालन करने की क्षमता में। तो दोस्तों, सामाजिक विज्ञान का जो पठन पाठन कराया जाता है वो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है कि स्वतंत्र, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्यों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा एक सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक जांच होगी? यानी कि हम किस रूप से ये जान सकते हैं कि बच्चे ने पूर्ण रूप से किसी चीज को बहुत अच्छे ढंग से सीख लिया है? जब उस कार्य को बालक स्वयं से करता है। जो लोग पहले से जुड़े हुए होंगे उनको पता होगा कि हमने आपको बहुत बार बताया था कि प्रोजेक्ट वर्क के माध्यम से जो सिखाया जाता है, परियोजना कार्य के माध्यम से बच्चों को जो सिखाया जाता है, वो उनके लिए अधिक उपयोगी माना जाता है। 10 क्वेश्चन आपके मॉड्यूल नंबर 10 से संबंधित थे। यदि आपको पसंद आए हों, अगर आपके सही हुए, तो आपके 10 में से 10 अंक पूरे यहाँ से सही हो जाएंगे। दीक्षा ऐप की अन्य जानकारी के लिए आप हमारे दूसरे चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि जल्द ही आप सभी के बीच में होगा। बाकी आपकी यूपी टेट, सी टेट की, सुपर टेट की तैयारी इस चैनल पर लगातार चलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और इसी तरह से जुड़े रहिए। और यहाँ दोस्तों, आपको बता दें कि टेलीग्राम के माध्यम से भी हम आपको सभी नोट्स प्रोवाइड करते रहते हैं और पूरी आपकी तैयारी कराते रहते हैं। चलिए एक बार आपको उस क्वेश्चन के बारे में और बता देते हैं, जिसमें कि हमने आपको पांडुलिपि के बारे में व अन्य लिपियों के बारे में जो एक कोडिंग का क्वेश्चन था उस पर लेकर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन है और इसके जो ऑप्शंस थे आपके सामने दिए गए थे, और फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही था, लेकिन आपने विकल्प नहीं पढ़े होंगे कौन कौन से विकल्प थे। तो विकल्प आपके सामने लेकर आते हैं, जल्दी से देख लीजिएगा। टेलीग्राम से सभी लोग जरूर जुड़ जाइएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ए नंबर का तीसरा ऑप्शन, यानी कि पांडुलिपि क्या थी? जो हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकें, जो कि विभिन्न प्रकार की आकृतियों के माध्यम से उस समय की इस भाषा शैली को, उस समय की जो रचनाएं हैं उनको दर्शाती हैं, उनकी यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन कौन सा था? यहाँ पर आपका ए का जो 3 से जुड़ा हुआ था वो वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। और आपका बिल्कुल सभी सटीक क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अपना सपोर्ट करने के लिए और क्लासेस को देखने के लिए।